बिहार की रहने वाली थी, इसीलिए उसे लिट्टी चोखा खाना और बनाना बहुत पसंद था। एक दिन पूनम अपनी ससुराल में सभी के लिए लिट्टी चोखा बनाती है। पूनम के ससुराल वालों को पूनम के हाथ का लिट्टी चोखा बहुत पसंद आता है। इसीलिए पूनम की सास शांति और पति मनोज पूनम की खूब तारीफ करते हैं। अरे बहुरिया, लिट्टी चोखा तो बहुत स्वादिष्ट है। आज तो तुमने गांव की याद दिला दी हमको। लिट्टी चोखा खाकर हमको अपना बिहार याद आ गया। अब तो दिल कर रहा है कि जल्दी से टिकट कटवा कर हम अपने गांव चले जाएं। अब गांव जाने का मन करने लगा है। हाँ पूनम, लिट्टी चोखा तो सच में स्वादिष्ट है। इतना टेस्टी लिट्टी चोखा तो बिहार में ही मिलता है। और लिट्टी चोखा खाकर बिहार की यादें ताज़ा हो जाती है। एक काम करना, कल तुम मेरे लिए लंच में भी लिट्टी चोखा ही पैक कर देना। कल मैं अपने दोस्तों को भी तुम्हारे हाथ का बना हुआ लिट्टी चोखा खिलाऊंगा। अरे उन्हें भी तो पता चले कि मेरी बीवी कितना टेस्टी लिट्टी चोखा बनाती है। अम्मा जी, आप रोजाना हमारी ऐसे ही तारीफ करिएगा। हमको आपके मुंह से ऐसी तारीफ सुनकर बहुत अच्छा लगता है। और हाँ, आप भी चिंता मत कीजिए। हम कल आपके लिए लंच में लिट्टी चोखा बना देंगे। आप आराम से खुद भी खाइएगा और अपने दोस्तों को भी खिलाइएगा। पूनम का पति मनोज अगले दिन अपने ऑफिस में लिट्टी चोखा लेकर जाता है और अपने सभी दोस्तों को लिट्टी चोखा खिलाता है। लिट्टी चोखा खाकर हर कोई मनोज की खूब तारीफ करने लगता है। ये देखकर मनोज बहुत खुश होता है। तो वहीं दूसरी तरफ पूनम घर पर शाम के खाने की तैयारी कर रही होती है और मनोज भी ऑफिस से थका हारा, उदास परेशान घर आता है। और मनोज को ऐसी परेशान देखकर पूनम और पूनम की सास शांति कहती है, ए जी, क्या हो गया आपको? आप ऐसे काहे उदास बैठी हैं? सब ठीक तो है ना? आपको लिट्टी चोखा पसंद नहीं आया क्या, जो आप ऐसे उदास बैठे हो? अरे पूनम, ऐसी कोई बात नहीं है। लिट्टी चोखा तो बहुत अच्छा था। पर आज मैं परेशान इसलिए हूँ क्योंकि मेरी नौकरी चली गई है और मुझे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। तुम तो जानती हो ना कि मेरी नौकरी के भरोसे ही मेरा घर चल रहा था। अब कैसे क्या होगा, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अरे बिटवा, उदास होने से कुछ नहीं होता। हमारी बात मान तो तू अपने लिए कोई और नौकरी ढूंढ ले। और वैसे भी जीवन में उतार चढ़ाव तो लगा रहता है। बिटवा, ऐसे परेशान होने से कुछ नहीं होता। हौसला रखो और हिम्मत से काम करो। अम्मा जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हमें आपके ऊपर पूरा विश्वास है। आपको जल्दी ही कोई दूसरी नौकरी मिल जाएगी। आप चिंता मत कीजिए और परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। चिंता चिता के समान होते हैं। मनोज की नौकरी चली जाती है और इस वजह से घर का माहौल खराब हो जाता है। अगले दिन मनोज नौकरी की तलाश में यहाँ वहाँ भटकने लगता है, लेकिन उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिलती। धीरे धीरे घर की स्थिति भी खराब हो जाती है। और एक दिन पूनम अपने पति मनोज से कहती है, ए जी, हम ये सोच रहे थे कि आखिर कब तक आप नौकरी के लिए यहाँ वहाँ चक्कर लगाते रहेंगे। नौकरी की तलाश करते करते आपके जूते चप्पल फटकर चकनाचूर हो गए हैं। इसलिए आप हमारी बात मानो तो अब हम लिट्टी चोखा बेचने का ठेला लगा लेते हैं। वैसे भी शहर में बिहार का लिट्टी चोखा मिलना बहुत मुश्किल है। वैसे तुम्हारा आइडिया बुरा नहीं है। मैं भी यही सोच रहा था कि अब हम दोनों अपना लिट्टी चोखा बेचने का ठेला लगाए। और अगर इसी बीच मुझे कोई नौकरी मिल जाती है तो मैं तो नौकरी ज्वाइन कर लूंगा और तुम आराम से अकेले लिट्टी चोखा का ठेला संभाल लेना। हाँ हाँ, आप उसकी चिंता मत कीजिए, हम सब संभाल लेंगे। ऐसा सोचकर पूनम और मनोज अगले दिन साथ मिलकर मार्केट जाते हैं और वहां से लिट्टी चोखा बनाने के लिए खूब सारा अच्छी क्वालिटी का सामान ले आते हैं। और सामान लाकर दोनों पति पत्नी सड़क किनारे लिट्टी चोखा बेचने का ठेला लगा लेते हैं। तभी एक दो ग्राहक लिट्टी चोखा खरीदने के लिए ठेले के पास आते हैं। ये लीजिए भाई साहब, गर्मा गर्म लिट्टी चोखा खाइए। ये लिट्टी चोखा खाते ही आपको बिहार की याद आ जाएगी। हाँ बहन जी, खुशबू तो कुछ ऐसी ही आ रही है इस लिट्टी चोखे से। वो दोनों ग्राहक बड़े चाव से गर्मा गर्म लिट्टी चोखा खाने लगते हैं और इसी तरह से दिन बीतते हैं। और धीरे धीरे पूनम के ठेले पर रोज नए नए ग्राहक आते थे और कुछ ग्राहक तो काफी पुराने थे, जिन्हें अब पूनम के बनाए हुए लिट्टी चोखा खाने की आदत हो चुकी थी। और इसी बीच मनोज को एक कंपनी में नौकरी लग जाती है। अब मनोज लिट्टी चोखा बेचना छोड़कर नौकरी करने लगता है और अब पूनम अकेले ही लिट्टी चोखा बेचने का ठेला लगाती है। पूनम की रोज अच्छी कमाई होती थी। एक शाम पूनम घर पर पैसों का हिसाब कर रही थी। तभी उसकी सास पूनम से कहती है, ए बहुरिया, मुझे तो ऐसा लगता है कि मनोज से अच्छे पैसे तो तू ही कमा लेती है।
अरे सच में अपना रोजगार अपना ही होता है। हाँ अम्मा जी, हम एक दिन बहुत सारा पैसा कमा कर दिखाएंगे आपको। और बहुत सारा पैसा कमाने के बाद हम अपने लिए बहुत बड़ा सा मकान लेंगे, क्योंकि इस छोटे से मकान में अब गुजारा नहीं होता हमरा। अरे बहू, मकान लेने से पहले तो तू छोटा सा ढाबा बना ले अपने लिए। आखिर कब तक ऐसे सड़क किनारे लिट्टी चोखा बेचती रहेगी? अम्मा जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हो। हमने तो कभी इस बारे में सोचा ही नहीं। पर कोनो बात नहीं, अब हमने सोच लिया है कि अब हम सबसे पहले ही अपने लिए एक छोटा सा ढाबा खरीदेंगे और उस ढाबे के अंदर हम लिट्टी चोखा बेचेंगे। पूनम को अब और ज्यादा पैसे कमाने थे, क्योंकि पूनम अब ढाबे और अपने लिए बहुत बड़ा मकान बनाने के सपने देखने लगी थी। इसीलिए पूनम लिट्टी चोखा बनाने का सामान खरीदने दुकान पर जाती है। भैया जी, यहाँ दो तरीके के मैदे रखे हैं, दोनों क्या भाव दिए हैं आपने? बहन जी, वो जो सफेद बोरी में रखा है वह 40 रुपए किलो है, और जो पीली वाली बोरी में रखा है वह 20 रुपए किलो है। भैया जी, एक इतना सस्ता और एक कितना महंगा, क्या फर्क है दोनों में? अरे बहन जी, 20 रुपए किलो वाले में थोड़ा मिलावट है, इसलिए वह थोड़ा सस्ता है। और 40 रुपए किलो वाला बिल्कुल अच्छी क्वालिटी का मैदा है, आप चाहे तो वो ले लो। अरे इतना महंगा मैदा लेकर क्या करेंगे हम? अब तो हमारे बहुत सारे ग्राहक बन चुके हैं और अब हम उन्हें चाहे जैसा मर्जी वैसा लिट्टी चोखा बनाकर खिला दें। वो लोग हमारे हाथ का ही लिट्टी चोखा खाएंगे। एक काम करते हैं, हम सस्ता वाला मैदा ही खरीद लेते हैं। जो बाकी का और सामान है वो भी सस्ता क्वालिटी वाला ही खरीदेंगे, ताकि इससे हम सामान में लगने वाले पैसों को बचा सके। पूनम के मन में अब ज्यादा पैसे कमाने का लालच आ जाता है। इसीलिए वो लिट्टी चोखा बनाने के लिए सस्ता क्वालिटी का सामान खरीद कर घर आती है। और सामान देखकर शांति अपनी बहू पूनम से कहती है, अरे बहुरिया, इस बार लिट्टी चोखा बनाने के लिए तू जो जो सामान लेकर आई है वो मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। ऐसा लग रहा है जैसे इसमें कोई मिलावट है। अरे अम्मा जी, कौन सा हमें खाना है? हमें तो बेचना है ना लिट्टी चोखा। फिर तो चाहे जैसा मर्जी वैसा सामान खरीद लाओ। और वैसे भी अब तो हमारे बहुत सारे ग्राहक बन चुके हैं। हर किसी को हमारे हाथ का लिट्टी चोखा खाने की आदत भी पड़ चुकी है। पर बहुरिया, ऐसे लालच करना गलत बात है। वैसे भी किसी की सेहत के साथ खिलवाड़ करना पाप है, पाप। और तू लालच करने के साथ साथ पाप भी कर रही है। अम्मा जी, अगर हम ईमानदारी और नेकी के रास्ते पर चलकर पैसे कमाने के बारे में सोचेंगे तो हम कभी पैसे नहीं कमा पाएंगे और ना ही हम कभी अमीर बन पाएंगे। जिंदगी भर ऐसे ही हम गरीबी के गरीबी में ही रह जाएंगे। इसलिए थोड़ी बहुत बेईमानी तो चलती है, और हम लालच नहीं कर रहे, हम अपने बारे में सोच रहे हैं। अगर अपने बारे में सोचना लालच है तो कोई बात नहीं, हम लालची ही सही। पूनम को किसी की बात समझ में नहीं आ रही थी और वो इसी सस्ती क्वालिटी वाले सामान से लिट्टी चोखा बनाकर तैयार करती है। लिट्टी चोखा बेचने के लिए सड़क किनारे जाती है। धीरे धीरे फिर से पूनम के ग्राहक लिट्टी चोखा खाने के लिए आते हैं। लेकिन लिट्टी चोखा खाते ही पूनम के सभी ग्राहक पूनम से लिट्टी चोखे की शिकायत भी करने लगते हैं। अरे पूनम बहन, ये क्या लिट्टी चोखा है? अब वो वाली बात नहीं है तुम्हारी लिट्टी चोखा में। लगता है अब तुम अच्छी क्वालिटी का सामान इस्तेमाल नहीं कर रही हो, तभी तो अजीब सा ही स्वाद आ रहा है लिट्टी चोखा से। भाई साहब, ये बोलो ना कि अब आप लोगों का मन भर गया है लिट्टी चोखे से, तभी तो आप लोग ऐसी बातें कर रहे हो। अरे जब तक आप लोगों का मन किया, तब तक पेट भर के आप लोगों ने बिहार के फेमस लिट्टी चोखे का स्वाद ले लिया। और अब आप लोगों को हमारे लिट्टी चोखा में बुराई नजर आ रही है। अरे बहन जी, हम क्यों आपकी लिट्टी चोखा की बुराई करेंगे? अगर आपको हमारी बात पर विश्वास नहीं है तो एक बार खुद अपने हाथों का लिट्टी चोखा खाकर देखिए, अपने आप आपको सब पता चल जाएगा। रहने दीजिए, रहने दीजिए। मुझे आप जैसे ग्राहकों की कोई जरूरत नहीं है। जिसे मेरे हाथ का लिट्टी चोखा पसंद आएगा, वो हमसे लिट्टी चोखा खरीद कर खा लेगा। जिसे पसंद ना आए वो कहीं और चला जाए। रोज अच्छी कमाई होने से और बढ़ते ग्राहकों को देखकर पूनम के मन में बहुत घमंड और लालच आ चुका था। इसीलिए पूनम अपने ग्राहकों की बेइज्जती करके उन्हें वहां से भगा देती है। ये देखकर धीरे धीरे सभी ग्राहक वहां से चले जाते हैं और इस तरह से दोबारा पूनम की ठेले पर कोई भी लिट्टी चोखा खाने के लिए नहीं आता। देखते ही देखते 1 हफ्ते से 2 हफ्ते निकल जाते हैं, लेकिन अब पूनम के ठेले पर कोई भी लिट्टी चोखा खाने के लिए नहीं आता था। ये देखकर पूनम को अपने किए पर बहुत पछतावा महसूस होता है। हे भगवान, अब हमरे ही किए का नतीजा है ये। अरे हमरे लालच के कारण हमने अपने ही भगवान समान ग्राहक को खो दिया।
अब हमारा चलता फिरता रोजगार बंद हो गया, वो भी हमेशा के लिए। भगवान लालच करना बहुत बुरी बात है। अब हमें ये सब कुछ समझ में आ गया है। अब चाह कर भी अपनी बनी बनाई दुकान दोबारा नहीं चला सकते हम। पूनम ने लालच और घमंड के कारण अपने ग्राहकों के बीच जो इज्जत बनाई थी, अब उसने वो हमेशा हमेशा के लिए खो दी थी। अब शायद पूनम दोबारा वो इज्जत कभी भी हासिल भी नहीं कर सकती थी। इसीलिए इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। हमेशा ईमानदारी और अच्छाई का रास्ता अपनाते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। अरे भाग्यवान, सुनती हो? इधर आना तो जरा। अजी बस अभी आई। परी कमरे से महेश के लिए उसका बैग और वॉच लेकर आती है। ये लीजिए आपका बैग और आपकी वॉच। अरे भाग्यवान, मैं तुमसे यह सब नहीं मंगवा रहा था, बल्कि मैं तो तुम्हें यह बताने के लिए बुला रहा था कि मैं आज ऑफिस नहीं जाऊंगा। पता नहीं, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। क्या बात है? क्या आपकी तबीयत ठीक नहीं? कहीं आपको बुखार तो नहीं हो गया? नहीं नहीं, मुझे बुखार तो नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे सिर में एक अजीब सा भारीपन हो रहा है। मुझसे ना तो उठा जा रहा है और ना ही कुछ ज्यादा बोला जा रहा है। साथ ही एक अजीब सी बेचैनी हो रही है। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं आज घर पर ही रेस्ट कर लूँ। हाँ बिल्कुल। ऐसी हालत में आपका ऑफिस जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। आज आप रेस्ट कीजिए और आप कहीं तो हम डॉक्टर के पास चले। नहीं, शायद मुझे ऐसा थकान की वजह से महसूस हो रहा है। मैं थोड़ी देर आराम से सोऊंगा तो बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। अजी ठीक है, आप अंदर कमरे में जाकर सो जाइए। महेश को अपने शरीर में बहुत कमजोरी महसूस हो रही थी। उससे ठीक से चला भी नहीं जा रहा था। तब परी महेश को कमरे तक जाने में मदद करती है और उसे बेड पर लेटा देती है। उसके बाद महेश थोड़ी देर बाद सो जाता है। फिर परी पिंकी के पास जाती है। चलो बेटा, आज तुम्हें मैं स्कूल छोड़कर आती हूँ। आज तुम्हारे पापा की तबीयत ठीक नहीं है। मम्मी, पापा को क्या हुआ? क्या उनकी तबीयत ज्यादा खराब है? नहीं बेटा, पापा बस थोड़ी ज्यादा थके हुए हैं। वो कुछ देर रेस्ट करेंगे तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। चलो अब जल्दी से रेडी हो जाओ। ठीक है मम्मी। परी पिंकी को स्कूल में छोड़कर वापस घर आ जाती है। फिर शाम के समय परी सबके लिए चाय बनाती है और एक कप चाय विमला को दे देती है और दूसरा कप चाय लेकर महेश के कमरे में जाती है। अजी उठिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आई हूँ। लेकिन महेश नहीं उठता। अरे अब उठ भी जाइए, आप कितनी देर तक सोएंगे? मैं आपके लिए चाय लेकर आई हूँ। उसके बाद परी महेश को हाथ लगाकर उठाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके बार बार पुकारने के बाद भी महेश नहीं उठता तो परी को चिंता होने लगती है। इसके बाद वो विमला को पुकारती है। माँ जी इधर आइए, जरा देखिए तो इन्हें क्या हो गया। परी की ऐसी बातें सुनकर विमला घबराती हुई आती है। अरे क्या हो गया बहू, क्या हो गया? तू भला ऐसे चिल्ला क्यों रही है? माँ जी देखिए ना, मैंने कितनी देर से उठाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये उठने का नाम ही नहीं ले रहे। महेश बेटा उठ जा, क्या हुआ तुझे? परी लगता है महेश को कुछ हो गया है, तू जल्दी से एम्बुलेंस बुला। उसके बाद परी एम्बुलेंस को कॉल करती है और फिर वो महेश को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। वहां जाने के बाद डॉक्टर परी से कहते हैं, डॉक्टर साहब इन्हें क्या हुआ है? ये ठीक तो है ना? देखिए, इनको पैरालिसिस अटैक हुआ है। क्या? ये क्या होता है डॉक्टर साहब? मेरा बेटा ठीक तो है ना? देखिए, इनके आधे शरीर को लकवा मार गया है। इनका दाहिना हाथ और दाहिना पैर अब काम नहीं करेगा। साथ ही इनके मुंह के दाहिने हिस्से पर भी लकवे का असर आया है, जिसकी वजह से इनका थोड़ा सा मुंह टेढ़ा हो गया है। हे भगवान, ये क्या हो गया? देखिए, आप चिंता मत कीजिए। अगर इनका इलाज सही तरीके से होता रहा तो ये समय से बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। फिर परी और विमला महेश को लेकर वापस घर आ जाते हैं। कुछ दिन के बाद अब हम क्या करेंगे? मैं तो अब काम पर भी नहीं जा सकता। आप इतनी चिंता क्यों करते हैं? सब ठीक हो जाएगा। आप बस अपना ध्यान रखिए और समय पर दवाई लीजिए। लेकिन लेकिन कुछ नहीं, आपने अभी दवाई ली है, अब आप थोड़ी देर सो जाइए। ठीक है। परी महेश को दवाई देने के बाद कमरे से बाहर आती है। तभी पिंकी भी परी के पास आती है। मम्मी, मम्मी मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ बेटा, मैं तेरे लिए अभी खाना बना देती हूँ। मम्मी, आज मेरा लच्छा पराठा खाने का बहुत मन कर रहा है, आप मेरे लिए बना दो ना। अच्छा बेटा ठीक है,
मैं अभी तुम्हारे लिए लच्छा पराठा बना कर लाती हूँ। ठीक है मम्मी। उसके बाद परी किचन में जाकर पिंकी के लिए लच्छा पराठा बनाकर लाती है और पिंकी बड़े चाव से उसे खाती है। मम्मी, आपके हाथ का लच्छा पराठा तो बहुत स्वादिष्ट है। मेरी सभी दोस्तों को आपके हाथ का पराठा बहुत पसंद है। ठीक है बेटा, तुम आराम से खाओ। तभी वहां पर विमला भी आ जाती है और परी उसके लिए भी खाना लगा देती है। माँ जी, घर का राशन खत्म होने को आया है, अब हम क्या करेंगे? मैंने कई जगह काम ढूंढने की भी कोशिश की, लेकिन मुझे कहीं भी काम नहीं मिला। बहू, तू सही कह रही है, महेश तो बेचारा बीमार है, अब भला घर का खर्चा कैसे चलेगा? पिंकी खाना खाते हुए फोन में यूट्यूब वीडियोस देख रही थी। उसने फोन की फुल वॉल्यूम की हुई थी। पिंकी बेटा, फोन की आवाज थोड़ी कम करो, हम कुछ बात कर रहे हैं। अरे मम्मी, इन आंटी को देखो, पहले इनके पास कोई काम नहीं था, फिर इन्होंने वड़ा पाव बेचना शुरू किया, इसके बाद ये काफी अमीर हो गई। क्या कहा? हाँ मम्मी, देखो। उसके बाद परी और विमला भी फोन में वीडियोस देखने लगती हैं। और तभी, मम्मी, क्यों ना आप भी किसी खाने का ठेला लगा लो, फिर हम भी इनकी तरह बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। हाँ बेटा, वैसे आइडिया तो बहुत अच्छा है। वैसे भी हमारे पास और कोई चारा नहीं, हमें अब कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। लेकिन मम्मी जी, मैं क्या बनाकर बेचूंगी? अरे मम्मी, आपके हाथ की लच्छी पराठे बहुत स्वादिष्ट होती हैं। हाँ बहू, सच में, हमने आज भी तेरे हाथ के जो लच्छे पराठे खाए वो वाकई में स्वादिष्ट थे। ठीक है मम्मी जी, मैं अपना खुद का एक लच्छा पराठे का ठेला खोल लेती हूँ। हाँ बहू। परी अगले दिन बाजार से सारा सामान ले आती है और परी के पास ज्यादा पैसे नहीं थे, तो वो नया ठेला नहीं खरीद सकती थी। इसीलिए परी कबाड़ी वाले के पास जाती है। भैया, क्या आपके पास पुराना ठेला होगा? हाँ जी, शायद मेरे पास है, मैं अभी लेकर आता हूँ। उसके बाद वो कबाड़ी वाला एक पुराना सा ठेला लेकर आता है, जिसकी हालत थोड़ी नाजुक थी। देखिए बहन जी, मेरे पास तो ये नाजुक सा ठेला है। कोई बात नहीं भैया, आप यही दे दीजिए। उसके बाद परी वो ठेला लेकर घर आ जाती है। क्या तुम्हें सारा सामान मिल गया? हाँ जी, मैं सब ले आई। मैंने ठेला भी पुराना खरीद लिया है। लेकिन मेरी वजह से तुम्हें कितनी परेशानी उठानी पड़ रही है। अब पूरे घर की जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर आ गई है। कोई बात नहीं जी, आप ऐसा मत सोचिए। एक परिवार मिलकर ही तो सभी समस्याओं का सामना करता है, इसीलिए आप बस अपना ख्याल रखिए। अगले दिन सुबह परी जल्दी उठती है और घर का सारा काम खत्म करने के बाद अपना ठेला और सारा सामान लेकर घर से चली जाती है। फिर वो बाजार वाले रोड पर अपना ठेला लगा लेती है। लच्छा पराठा ले लो, लच्छा पराठा, 20 रुपए का एक लच्छा पराठा, गर्मा गर्म लच्छा पराठा ले लो। तभी वहां पर एक ग्राहक आता है। अरे बहन, इतना सस्ता लच्छा पराठा बेच रही हो, कहीं खराब तो नहीं है ना? अरे नहीं नहीं भैया, आप एक बार खाकर तो देखिए। ठीक है, एक प्लेट लगा दो, अगर मुझे अच्छा लगेगा ना तो ही खरीदूंगा। जी ठीक है। उसके बाद परी उस ग्राहक को एक प्लेट लच्छा पराठा दे देती है। अरे बहन, माफ करना, वैसे पराठा तो बड़ा ही स्वादिष्ट है, लेकिन मुझे कुछ मजा नहीं आया। ना तो इसके साथ दही है, ना ही चाय। ऐसे तो पराठा खाने का क्या ही मजा। बाकी पराठा वाकई स्वादिष्ट था, मैंने इससे स्वादिष्ट पराठा कभी नहीं खाया, इसलिए तुम 2 पराठे घर के लिए भी पैक कर दो। जी। तब परी उस ग्राहक को पराठा पैक करके दे देती है। फिर शाम होने तक परी के पास और ग्राहक नहीं आते, जिससे उदास होकर परी घर वापस चली जाती है। क्या बात है बहू, तू इतनी उदास क्यों है? उसके बाद परी सारी बात अपनी सास विमला को बता देती है। माँ जी, मुझे पराठे के साथ चाय या दही भी रखनी होगी, नहीं तो ऐसे तो हमारे पराठे खाने कोई नहीं आएगा। अरे बहू, बस इतनी सी बात। कोई बात नहीं, तुम कल से दही और चाय दोनों रख लो, इससे तुम्हारे पास ज्यादा ग्राहक आएंगे। ठीक है माँ जी। अगले दिन सुबह परी फिर से अपना ठेला लेकर चली जाती है। फिर परी पराठे के साथ दही और चाय दोनों वैरायटी रखती है। लच्छा पराठा ले लो, लच्छा पराठा, चाय और दही के साथ खाओ लच्छा पराठा, सिर्फ और सिर्फ 30 रुपए। उसके बाद वहां पर फिर से वही कल वाला ग्राहक आता है। अरे बहन, एक ही दिन में तुमने दाम बढ़ा दिया। अरे भैया, आज सिर्फ लच्छा पराठा नहीं है, उसके साथ चाय और दही दोनों है। आप एक बार इसमें से किसी के साथ पराठा ट्राई कीजिए।
हाँ हाँ, मैंने ट्राई तो कल ही कर लिया था। मैंने जब घर जा कर के चाय के साथ खाया तो मुझे मज़ा ही आ गया। इसलिए तुम चाय के साथ 2 पराठे लगा दो। जी बिल्कुल। परी उस ग्राहक को चाय के साथ 2 पराठे दे देती है, जिसके बाद वो ग्राहक बड़ी मजे से दोनों पराठे खा लेता है। सच्ची आज तो मज़ा ही आ गया। उस ग्राहक की बात सुनकर वहां पर कुछ और ग्राहक आ जाते हैं। परी उन ग्राहकों को पराठे दे देती है। इस तरह परी के पास बहुत सारे ग्राहक आने लगे। अब परी काफी अच्छा मुनाफा कमा रही थी। उसके कुछ दिन बाद ही परी अपने लिए नया ठेला भी खरीद लेती है। वाह परी, तुमने तो कमाल कर दिया। हाँ बेटा, बहू ने कितनी अच्छे से घर की जिम्मेदारियों को संभाल लिया है। मैं ये सिर्फ और सिर्फ आप सभी के सहयोग से कर पाई हूँ। अगर आप सभी हमेशा मेरा हौसला नहीं बढ़ाते और मेरा साथ नहीं देते, तो मैं ऐसा कभी नहीं कर पाती। बेटा, तुम्हारी मेहनत भी रंग लाई है। तुमने मुश्किल परिस्थितियों में भी हार नहीं मानी। अब परी के पास ग्राहकों की लाइन लगी रहती थी। उसके हाथ का बना लच्छा पराठा सभी को बहुत पसंद आता था। उसके साथ मिलने वाली चाय और दही का स्वाद पराठे के स्वाद को 2 गुना कर देता था। कुछ टाइम के बाद परी अपनी पराठे का दाम भी बढ़ा देती है। परी ने अब अपने पराठे का दाम 30 रुपए से बढ़ाकर 40 रुपए कर दिया था, जो अभी भी बाकी कुछ जगहों से कम ही था। परी का मानना था कि सभी को कम दाम में अच्छा खाना मिले, इसीलिए परी ज्यादा दाम नहीं बढ़ाती। सभी को पराठे बहुत अच्छे मिलते थे, इसीलिए परी के पास बहुत सी ग्राहक आते थे। इसमें परी को अब बहुत मुनाफा हो रहा था, जिससे उनका घर का खर्चा भी बहुत अच्छा चल रहा था और साथ ही महेश का इलाज भी चल रहा था, जिससे उसकी तबीयत में अब थोड़ा थोड़ा सुधार आ रहा था।